एक मुलाकात में आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं, रमेश चंद्र रतन जी, जो चेयरमैन हैं पैसेंजर सर्विस कमेटी, रेलवे बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भाई साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी। रमेश जी, आपके जीवन कहते हैं जीवन एक यात्रा है और इस जीवन काल में आपने जो-जो हासिल किए हैं और इस मुकाम में आप पहुँचे हैं, हम चाहेंगे कि हमारे श्रोतागणों को ब्रीफ में आपकी इस जीवन यात्रा के बारे में हम सबको रूबरू कराएँ। मैं उत्तर प्रदेश हाथरस, जिसे काका हाथरसी बोलते हैं, किसान परिवार में सबसे पूरे बड़े परिवार में आखिरी संतान के रूप में मेरा जन्म हुआ था जी, और जन्म होते ही कक्षा 2 का स्टूडेंट था। मेरे पिता, बड़े भाई 27 वर्ष बड़े थे, काफ़ी उम्र का फ़र्क था और प्रारंभिक उसमें सिटी में ही ज़मीन है, कृषि भूमि है, तो मुकदमा चला और अन्याय की पराकाष्ठा को देख कर के कक्षा 2 का जब स्टूडेंट था, तो घर वाले मुझे कोर्ट, तहसील कचहरी ले जाया करते थे और पहले ये टेप रिकॉर्ड और ये सब रिकॉर्डिंग वाले सिस्टम नहीं था। जी, तो अपोजिट पार्टी अ, तथाकथित फीमेल बुआ थी, वो हाथ का इशारा करके मेरे को बुलाती थी, फिर मैं उनके पास चला जाता था। तो उनकी सारी बात को सुन कर के फिर मेरे बड़े भाई, पिताजी बोलते तो और क्या कही और क्या कही। तारीख वाले दिन छुट्टी करा के ले जाते थे, लेकिन उसके बाद ये कि वो बीच में हादसा हुआ मेरे पिताजी और अधिवक्ता के बीच, और उस हादसा ने मेरे झकझोर के मेरे बड़े भाई पिता को और ये दिल दिमाग में भर लिया कि इसको वकील बनाना है। और प्रारंभिक जीवन की उस श्रृंखला को सँजो करके मैं उद्देश्यपूर्ण अधिवक्ता बना और अधिवक्ता बनने पर भी हर पल, हर क्षण घर में ये था कि कब वकील बने, कब इसकी बहस सुने, कब कोर्ट में काला कोट पहनेगा। तो उस आकांक्षा को मैंने अपने माता-पिता की आकांक्षा को पूरा किया और पूरा ही नहीं किया, जीवन में वो सारी श्रृंखला को, मानवीय जीवन के मूल्यों को तय करते हुए 25% फ्री, 25% जो देगा चलेगा, 25% गार्ड का किराया ले जाओ और 25% से मुँह मांगे रेट। वकालत को भी मैंने समाज की सेवा का सर्वोत्कृष्ट माध्यम माना जी, और उसे बड़े मन से जीने का मेरा लगभग 43 साल का वकालत का जीवन रहा, जी, सामाजिक जीवन रहा। और समाज में कभी मैंने जात, धर्म, पंथ कभी भेदभाव नहीं जाना। जो भी व्यक्ति मेरे पास आया, मैं अन्याय के विरुद्ध हमेशा खड़ा हुआ और जीत हमेशा हासिल की। जिद्दी बहुत ज़्यादा पेरेंट्स ने बनाया कि 12 पास कर लोगे तो तुमको ये मिलेगा, बीए पास कर लोगे तो तुमको ये मिलेगा, साइकिल मिलेगी। और फिर मेरे पिताजी और भाई ने कहा कि जिस दिन एलएलबी पास कर लोगे तो तुमको मोटरसाइकिल मिलेगी और ऐसा ऑफ़िस मिलेगा कि कम से कम किसी का वकील का ऑफ़िस ना हो, घूमने वाली कुर्सी भी मिलेगी। वो सारी आकांक्षा परिवार ने पूरी की और मैंने वकालत में भी सिंगल केस आज तक हारा नहीं हूँ। क्या बात है। जी। भाई साहब, आपके जीवन यात्रा को अगर हम देखें तो आप सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी रहे हैं, आप समाज सेवा में भी बहुत सक्रिय रहे हैं, आप पॉलिटिशियन भी रहे हैं और वर्तमान समय आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के साथ भी हैं। तो इतने वेरीड चीज़ों में आप किस प्रकार से इतने सक्षम रहे और सफल हो पाए हैं? ऐसे क्या आपके जीवन के सिद्धांत रहे हैं, जिन्होंने आपके जीवन को हमेशा सफलता के ऊँची शिखर पर पहुँचाया है? सबसे पहले तो मैंने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को अपने जीवन में ढालने का कार्य किया। मैंने बीए करके लॉ किया हुँ, हुँ। और फिर शादी हुई, तो मेरी धर्मपत्नी ने भी सारी डिग्रियाँ, मैं ट्रिपल एमए हूँ, एमए सोशियोलॉजी, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए इकोनॉमिक्स। जी, समाज क्या है? समाज की परिभाषा को मैंने थ्योरी भी पढ़ा और प्रैक्टिकल भी मैंने अपने जीवन में ढालने का कार्य किया, बड़ी गंभीरता से। और फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस ये चूँकि पॉलिटिकल पावर इज़ द मास्टर की बाय व्हिच वी कैन ओपन द डोर। हाँ, राजनीति ही सारे तालों की चाबी है और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो मैं राजनीति शास्त्र एमए किया। अब जब प्रॉब्लम ऑफ द रूपी चूँकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और वो सारा चूँकि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन भी निर्मित किया, तो फिर मैंने राजनीति शास्त्र में एमए किया, एएमसी किया और ये करने के बाद मैं थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों को साथ लेकर के चला। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन सारे मानवीय जीवन के मूल्यों को किताबों के दायरे से अलग हट करके व्यावहारिकता को जीवन में ढालने का भी वो मेरा
परम उद्देश्य रहा है। और मेरे माता-पिता बहुत 90 में मेरी माँ खत्म हो गई, 91 में 103 वर्ष के मेरे पिताजी खत्म हुए हैं। हुँ, हुँ। और घर में आखिरी संतान था, लाड-प्यार था, बल्कि मुझे आज वो भी ध्यान आता है। मेरे घर की जो उस समय सिटी में खेती थी और घर पर गाँव के लोग आ जाते थे, मेरे पिताजी ने बहुत लोगों को पाला है। बच्चे पढ़ने के लिए आ जाते थे तो पेरेंट्स से कहते थे मेरे पिताजी से कि भौरी जी ये पढ़ाना है और मज़दूरी करने लेकर के जाओ, झोंपड़ी डाल लो और गेहूँ भी उसमें से निकाल लाओ, आलू ले आओ। तो आज़ादपुर मंडी और सब्ज़ी तो मेरे पिताजी मुझे पैसा रखने के लिए ले जाते थे। ईमानदारी की पराकाष्ठा मुझ में रही और कूट-कूट के रही तो वो सुबह पिताजी कहते थे, "वो दूध और वो खा कर के आया?" मैंने कहा, "नहीं आया।" "बहुत बड़ी नाक है ना, पैसा नहीं निकाल के दिया ना, ला चल मैं निकाल के देता हूँ।" तो फिर वो हुँ, पैसे देते थे, "जा, खा कर के आ।" तो ईमानदारी, निष्ठा, कर्मठता को मैंने पूरा जीवन में बड़ी तरीके से ढालने का कार्य किया। बहुत खूब। रमेश चंद्र जी, आज आप यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग के हमारा नेशनल जो स्पीड, सेफ्टी एंड स्पिरिचुअलिटी के नेशनल डायलॉग में आप आए हैं। अ, किस प्रकार जो आप समाज की बात कर रहे थे, पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, इसमें आध्यात्म का आपके अनुसार क्या रोल है या इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, वो हम जानना चाहेंगे आपसे? सर्वप्रथम मैं परमश्रद्धेय दादा श्री श्रीमान लेखराज जी के चरणों में अपना पुष्प अर्पित करते हुए जी, ऐसा मानवीय जीवन के मूल्यों का इतना बड़ा वट वृक्ष बनाना और उसको मानवीय जीवन में किस तरीके से ढालने का कार्य किया है, मैं बहुत अहोभाग्य मानता हूँ अपना तो ऐसे स्थल पर बैठा हूँ जहाँ जीवन की पराकाष्ठा को अपने तरीके से लोग सोचते हैं। अविभाजित भारत सोचा भी नहीं था कि भारत के भी टुकड़े होंगे। मानव जीवन की श्रृंखला से टूट करके अलग जाएगा। उन महान व्यक्तित्व कृतित्व की मनोभावना कामना को मैंने देख कर के पाया है, देखा है कि लगभग जो है 140 देशों में कैसे मानवीय जीवन के विचलन को एकाग्रता के रूप में बांधने का कार्य ऐसे महान व्यक्तित्व ने किया। और आज मैं इस जगह बैठ कर के बहनों का भी, भाइयों का भी और आप सबका दिल की गहराई से अभिवादन करता हूँ और नतमस्तक होकर के उन महान मूर्ति को कि ये देश में विडंबनाएँ, संस्थाएँ बनती हैं, संगठन बनते हैं, धार्मिक भी प्लेटफ़ॉर्म बनते हैं, लेकिन अपने-अपने मूल्यों का अपना-अपना तरीका अपनाते हैं। कोई किसी रोज़ी-रोटी का साधन बनाता है, कोई धन अर्जित करने का बनाता है, जी, लेकिन यहाँ जो देखा है, यहाँ मन अर्जित करने का भाव बना है। मन भी ऐसा हो कि मन के विचलन को दूर करने का कोई मापदंड स्वधर्म की कल्पना से संजोए करेक्ट। और एक ऐसा नाम स्वयं में दे दे, ओम शांति। लोग कई बार सुनते हैं, प्रोग्रामों में देखते हैं, शांति का दान दीजिएगा, शांति का दान दीजिएगा। लेकिन परमपिता परमेश्वर ने शांति का दान कहने के लिए नहीं, अपने मन के विकारों को दूर करने के लिए दिया। और मैं लगभग 95-96 से एक बहन ब्रह्म कुमारी बहन थी, तो वो मेरे मैं जब जनता दल में राष्ट्रीय महामंत्री था, तो वो बहन बहुत मेरे से बहुत स्नेह करती थी। तो नीना नाम था, तो कहने लगी कि भाई जी हमारी सर जी बोलते थे, चूँकि वो एक रेस्पेक्ट पोस्ट थी, तो कि एक दिन सब पूरे परिवार को हम लोग हरिनगर दिल्ली जगह है जी, कि वहाँ सबको भोजन कराने की इच्छा है। तो हमने कहा चलो आते हैं। अब मैं चूँकि मेरा नेचर है न्याय चला निर्धन से मिलने। मानवीय जीवन का इतना स्वरूप बदल गया राजनीति के रूप में, प्रशासनिक रूप में तरह-तरह की जो है दूरी बना लेते हैं। जी, मैं अपने स्टाफ को, मैं सबॉर्डिनेट्स को, मैं कर्मचारी को, इवन मैं कभी गाड़ी में चलता हूँ तो ड्राइवर से भी पूछता हूँ, घर का कैसे क्या चल रहा है? कई बार घरवाले बच्चे लोग कहते हैं, "क्या डैडी हो गया आपको?" लोगों से भी जो है तो मैं क्या फ़र्क है? बस इतना फ़र्क है कि वो ड्राइविंग कर रहा है ना। शरीर का ढाँचा सब कुछ नाक वो सब फ़र्क रंग का हो सकता है। क्यों बोलते हो? मैंने कहा मैं नहीं बोल छोड़ूँगा, ये करूँगा। तो इसलिए सबसे पहले मन के विकारों को अगर हम और जी, ये जो मातृशक्ति जी, इस संस्था ने ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने ये जो एक विश्व का एक नया रूप दिया है। भारत माँ की जय, सनातन धर्म में जिस पार्टी का भी मैं एक अदनासा सिपाही हूँ, भारत माता की जय के नाम से गूँजते हैं।
वंदे मातरम के नारे से गूंजते हैं। लेकिन यहाँ नारी शक्ति को, नारी स्वरूप को सबसे पहले जो अग्रणी बना करके उनके मनोभाव को जी, घरों से निकाल करके जो एक नया भाव पैदा किया। मैं देखता हूँ इन बहनों को कि वॉलंटरीली अगर खाना बना रही हैं सेवा भाव से, तो उनके चेहरे पर सिकन नहीं देखता हूँ, करेक्ट। मुस्कुराहट देखता हूँ। अब जिनके खुद के शीशे के महल होते हैं, दूसरों के पत्थर मारा करते हैं। जी, लेकिन यहाँ तो सब बहनों का शीशे के महल नहीं है, स्टील है, स्टेनलेस महल है। शांति का स्वरूप अपने मन में संजोई है। अब जब इनके चेहरे पर, इनकी मुस्कान पर, इनकी ललाट पर शांति का बाबा श्री ने दान दे रखा है, तो क्यों नहीं प्रफुल्लित होगा? भाई साहब आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, लोग धन अर्जित करते हैं, आपने एक बहुत अच्छी बात कही, यहाँ मन अर्जित करने की ये कार्य यहाँ पे चल रहा है। ये माउंट आबू में आप पहले भी आ चुके हैं, हमारे इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स में। मैं चाहूँगा कि आपके यहाँ के कुछ अनुभव, आपने यहाँ पर क्या, यहाँ का परिवेश में, यहाँ के कारोबार में क्या देखा, मैं चाहूँगा कि आप हमारे श्रोतागणों के साथ साझा करें। मैं दिल्ली के सभी जितने भी वहाँ अपने संस्थाएँ हैं, शाखाएँ हैं, जी, किसी न किसी माध्यम से कभी जन्मदिन के रूप में, क किसी न किसी कार्य रूप में बुलाते हैं। जी, मैं परिवार सहित जाता हूँ, मानेसर भी जाता हूँ। और भारत की मुझे ये भी गर्व है कि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भाजपा शीर्ष नेतृत्व में मुझे चेयरमैन पीएससी रेलवे बनाया। मैं पूरा किसी भी राज्य में जाता हूँ, तो तलाशता हूँ कि यहाँ बहनों का संस्था शाखा होगी, लेकिन पता चलते ही मुझे भी एकाग्रता, मतलब एक शांति का एक प्रतीक अपने मन में ऊर्जा मिलती है। जी, और मैं घरवाली भी कहती हैं, बच्चे लोग भी कहते हैं, पता नहीं किस माटी के बने हो। मेरी टीम भी कहती है सारी नौजवान, पता नहीं हमारे चेयरमैन क्या खाते हैं, कौन-सी माटी से बने हैं। मैं थकान महसूस नहीं, ये सब मेरी ऊर्जा है। जी, शांति का भाव, मन का भाव विचलन दूर करके वो अपने को अर्जित करता रहता हूँ, और ये सब मैं ये विटामिन्स मान लेता हूँ। ये सारा सब कुछ आप लोगों से मिलता है, और यहाँ जो मैंने पाया, पिछले टाइम पर भी देखा, तो मैं देख रहा हूँ कि लोगों का निकल कर के एक तो जो पोशाक है, हुँ, हुँ, तो मैंने भी प्रयास किया। कल तो प्रयास पूरा किया था, लेकिन चूँकि अभी मुझे सरकारी काम पे भी जाना था, सबके चेहरे पे मुस्कान देख रहा हूँ। ये लाना बहुत टेढ़ी खीर है। धर्म माना कि धर्म जो है अधर्म को दूर करे, जी, लेकिन क्या चेहरों की मुस्कान को वापस लाने का कोई कार्य करता है? जी, नहीं करता। अब वो सब्जेक्ट जहाँ ट्रांसपोर्टेबल्स वाला जो था, उस विषय तो आपने टेक्निकली उसे बना दिया, लेकिन मानव जीवन से जुड़ने का जो कार्य किया बहनों ने, जी, ट्रांसपोर्ट विंग ने, तो एक अजूबा था। जी, शरीर के अंग को, मन विचलन का स्वरूप को छोड़ कर के अगर स्टीयरिंग सँभालेंगे, मन आपका कहीं दूसरी जगह जा रहा है, तो स्टीयरिंग का डायरेक्शन भी उधर ही चला जाएगा, तो एक्सीडेंट होगा ही। बराबर। भाई साहब मैं उसी दिशा में आ रहा था कि अगर हम भारतीय रेल की बात करें, तो ये 5th लार्जेस्ट नेशनल नेटवर्क इन द वर्ल्ड है और ऐसा कहा जाता है कि लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड है। और अगर हम भारतीय रेल की बात करें तो पिछले कुछ सालों में भारतीय रेल की जो क्वालिटी सर्विस है, स्पीड है, अ, ट्रेन टाइम पर पहुंचने की बात है, उसके अंदर की जो सेवाएं हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस प्रकार आपके अनुसार, क्योंकि आप आध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं और आप वो मुस्कुराहट की बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार ये सर्विस विद स्माइल है या फिर और भी हम कैसे स्पिरिचुअल चीज़ों को भारतीय रेल में इंक्लूड करके उसकी सेवाएं जन सामान्य और कस्टमर तक हम पहुंचा सकते हैं? मैं चाहूँगा कि आप उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। भारतीय रेल जिसको लाइफ लाइन ऑफ द नेशन बोलते हैं, जी, वो देशाटन का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है, करेक्ट। और ये विश्व का है। जी, लेकिन भारतीय रेल का एक नया इतिहास है। नए इतिहास में जोड़ते हुए रेल तो पहले भी चली थी, लेकिन 2014 के बाद जी, रेल का एक बहुआयामी एक नया परिवर्तन देखने को मिला। पहले जॉइंट बजट था, बजट कहाँ कैसे रेल को बहुत सुनने को मिलता था, घाटा है, ये हुआ, वो हुआ, एक्सीडेंट हुआ, ये सारी चीज़ें चलती थी। लेकिन 2014 के बाद एक तो मोदी जी ने जॉइंट बजट कर दिया, और मैं दिल की गहराई से उनका अभिवादन वंदन करता हूँ कि मुझको ये मौका, चेयरमैन का दायित्व दिया। पहले रेल जो है कोहरे, सर्दी के टाइम पर कोहरा पड़ता था, जी, तो पटाखे फोड़ कर के ट्रेन को चलाया जाता था। अब पटाखे फोड़ कर के ट्रेन नहीं चलती। नई डिवाइस लग कर के उसकी दूर गति को और सीमाओं को और दूरदर्शिता को देख कर के ट्रेन चलती है। करेक्ट।
आपके रेल के यात्रा करने से लोग कतराते थे, गंदगी को देख कर के, गति को देख कर के, ब्रेकअप देख कर के वो सारे घबराते थे। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि वर्ल्ड क्लास कोचेज़, वर्ल्ड क्लास स्टेशंस जी, और गति भी जी, अभी जैसे कई स्टेशंस गांधीनगर कैपिटल भी बना है, भोपाल का भी जो है कमलापति में कमलापति वो जो स्टेशन बना है और मडुवाडी बना है। आप एक ऐसा देखेंगे कि लगता है कि ये कहाँ देश जी, एक एक विश्व गुरु की श्रृंखला में संजो रहा है। जी, और अभी कोविड-19 में भारतीय रेल ने युद्ध काल में भी कभी रेल बंद नहीं हुई। करेक्ट। लेकिन सवा से 2.5 करोड़ यात्री जो पर डे यात्रा करता है, जी, उस ट्रेन को बंद करके गुड्स ट्रेन ने कोला, डीजल, मेडिकल उपकरण इवन खाद्य रक्षा सामग्री पहुंचाने का जो देश में काम किया, माननीय जी, मोदी जी ने भी उसकी तारीफ की। जी, रेल के उस नए सिस्टम को जी, अब जैसे तेजस ट्रेन चली, जी, अब वंदे भारत ट्रेन, मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक दौरा करते हुए अभी पिछला मेरा महीने विजिट था हुँ, श्रीनगर। क्या वंदे भारत ट्रेन मैंने स्वयं ड्राइवर के साथ उसके फीचर्स को जाना। जी, मैं चूँकि सीखने का भाव रखता हूँ, करेक्ट। मैं टेक्निकली भी, लीगली भी, पॉलिटिकली भी, सोशली भी, मैं अनुभव का जी, एक स्वरूप संजोता हूँ। तो मैं ड्राइवर के साथ बैठ कर के मैंने कहा, "वंदे भारत कैसा लग रहा है?" हुँ, बोले, "सर फीचर्स बहुत नया है।" हुँ, फीचर्स नया है तो मैंने कहा, "कुछ बताओ ना मुझे।" तो कहने लगा, "सर आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसा नहीं लगता है कि आप पॉलिटिकल लीडर ना होकर के कहीं टेक्निकल।" अब मैंने कहा, "क्या किताबें की डिग्रियों से ही सारा खजाना बनता है क्या? जी, मैं आपसे लेता हूँ भाई। जी, आप बोल रहे हो उसे भी मैं कलेक्ट करता हूँ।" तो मैंने कहा, "ये बताओ आपको इस नया क्या लग रहा है?" हुँ, तो बोले एक तो गति का भी है, तो दूसरा फिर मैं कुछ चीज़ों को भी जानने की कोशिश की और इसके बाद सीधा यात्रियों से संवाद किया। जी, तो मैंने कहा, "आप कैसा फ़ील कर रहे हैं?" बोले, "मोदी जी की सरकार लग रहा है हम वंदे भारत में हम तो जहाज में बैठ कर के जा रहे हैं।" जी, तो वो सारी चीज़ों को, संवाद को जी, मैं यात्रियों से सीमांचों को मेरा दायित्व संपूर्ण देश का ट्रेन, जी, संपूर्ण देश का स्टेशंस, हुँ, कैटरिंग, कैंटीन, बुक स्टॉल, वेंडर्स, हॉकर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, साउंड मॉडिफिकेशन, चढ़ने से उतरने तक मेरा दायित्व है हुँ, और उसका निर्वहन जी, चेयरमैन आए, बैठ कर के ऑफ़िस में जाकर के मैं उम्र-दराज होते हुए भी, हुँ, मैं सीधा अब वो नया इतिहास अभी सेकंड टर्म के उसमें 300 स्टेशन, 17 ज़ोन, 68 डिवीज़न में, जी, मैं एंट्री कर चुका हूँ मैं अपना। क्या बात है। और मुझे भी लोग कहते हैं थक नहीं रहे, मैं थक नहीं रहा हूँ, मैं थकान दूर कर रहा हूँ। क्या बात है! बहुत सही। कार्य करने की शैली है, कर्तव्यनिष्ठ रहने की शैली है और ये जी, सब कहाँ से सीखा? हुँ, मोदी जी से सीखा। बहुत अच्छा। और ऐसा व्यक्तित्व कर्तृत्व उनकी वजह से हम प्रेरणा से यादना से सिपाही हैं हम लोग तो। जी, मैं ज़रूर इसको दोहराना चाहूँगा कि पिछले कुछ सालों में भारतीय रेलवेज़ की जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज़ है, वो बहुत अच्छी हुई है और सेफ्टी के क्षेत्र में भी हुआ है। और भाई साहब मैं आपको थोड़ा यहाँ जानकारी देना चाहूँगा कि भारतीय रेल के लिए हमारा जो ट्रांसपोर्ट ट्रैवल विंग है, ब्रह्मा कुमारीज़, हम समय अनुसार बहुत सारी सेवाएँ करते हैं, जैसे एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है, स्ट्रेस को रिड्यूस करना है। तो भारतीय रेल का ब्रह्मा कुमारीज़ के साथ बहुत अच्छा सहयोग, बहुत अच्छा संबंध रहा है। उसके लिए भी आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। भाई साहब एक लास्ट प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस आध्यात्मिक मंच पे आकर, जहाँ आपका इतना रिच एक्सपीरियंस है, हर जीवन के हर पहलू का आपने बहुत अच्छी तरीके से अनुभव किया है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे श्रोतागणों को, आज के नवयुवकों को, यात्रियों को क्या ऐसा कुछ संदेश देना चाहेंगे जिससे कि हम आज के इस अमृत महोत्सव में भारत को स्वर्णिम भारत की ओर लेके जाने के लिए हम सब अपना योगदान दें? तो मैं चाहूँगा कि आप एक स्वीट मैसेज जो है हमारे श्रोतागणों के सामने रखें। दिल्ली के देश के लाल किले की चीर से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान का एक नया स्वरूप दिया था जी, और स्वच्छ भारत की उस परिकल्पना को देखने के लिए झाड़ू स्वयं में हाथ में ले ली थी। झाड़ू किसी जाति का प्रतीक बना हुआ था। उनके जो है एक नहीं सोचने के अलग दायरे होते हैं। एक मानव जीवन की स्वच्छता का जीवन था ही था। गांधी जी का सपना था, वो अधूरा रह गया था। एक तो उसको पूरा करना था। एक जो भ्रम पैदा है कि कर्म से जो जाति बनती है, ये एक बड़ा स्वरूप एक भिन्न तरह का लगा रखा है। तो आज देखा कि अधिवक्ता हो, नेता हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, फ़िल्मी स्टार हो, सबके हाथ में झाड़ू लग गई है। मानव जीवन को स्वच्छ रखना, जिस तरीके से हम नहाना-धोना, कपड़े पहनना बढ़िया तरीके से, मैं आपके माध्यम से देशवासियों को भी अपील करना चाहूँगा
क्या हम मानवीय जीवन के मूल्यों को तय करने के लिए क्या हम अपनी परिधि में ही सिमट करके रहेंगे? क्या हम अपने घर, परिवार की दुकान और कार्यालय को ही सिमट करके सोच करके रहेंगे? क्या हम भारतीय रेल की उस प्लेटफ़ार्म को क्या रेल के कोच में थूकना, स्वच्छ रखना, अपना उससे बंद करके स्वच्छ भारत की दृष्टि को हम संजोएँगे नहीं? भारतीय रेल भी आपकी है, राष्ट्रीय प्रभु जिस तरीके से घर, कार्यालय को स्वच्छ रखते हैं, ये हम सब लोगों का दायित्व है कि भारतीय रेल को भी चाहे प्लेटफ़ार्म पे जाएँ, चाहे कोच में जाएँ, स्वच्छ रखना अति आवश्यक है। दूसरा आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि मोदी जी एक नए स्वरूप में, एक स्वर्णिम भारत के रूप में, श्रेष्ठ भारत के रूप में, शक्तिशाली भारत के रूप में, जिस तरीके से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आप लोगों की तरफ से स्वस्थ भारत अभियान में, आज़ादी के अमृत महोत्सव में, जी। मैं अभी वहाँ भी गया दांडी यात्रा हुँ, और दांडी यात्रा में पता चला कि परमपिता परमेश्वर का भी उसी पीरियड से एक नया अलग जगह और वही पीरियड था और वही अमृत महोत्सव का, तो एक अजीब विडंबना देखी। आज सबसे बड़ी चीज़ ये है कि युवाओं को भी ये सोचना चाहिए, भारत किसी एक का नहीं है। प्रधानमंत्री जी उसके विश्व प्रतीक बने हैं, भारत की पहचान अन्य देशों में जाकर के एक एक दूसरे रूप में देखी जाती थी। भारत की पहचान सिमट करके रह गई थी। एक संकीर्णता के दायरे में दूसरे देशों में चली गई थी। लेकिन आज विश्व गुरु स्वर्णिम श्रेष्ठ शक्तिशाली देश बनने की श्रृंखला में आया है। क्या हम लोगों की ड्यूटी नहीं है, हम लोगों का दायित्व नहीं है राजनीति, धर्म और पंथ और ये सब चीज़ को छोड़ करके, जात और ये सब सीमा को छोड़ करके शक्तिशाली देश बने, जी, स्वर्णिम देश बने? लेकिन बनेगा जब ना मानवीय जीवन के मूल्यों को आपस में तय कर लें, जी, हम विषमताओं को दूर कर लें और जहाँ तक ट्रांसपोर्ट ट्रेवल अब तक मन के विकारों को जी, अगर हम अपने में से दूर करके जी, उस वट वृक्ष रूपी परमपिता परमेश्वर को स्वरूप संजो करके इस नए स्थल को देख करके जी, मनमोहिनी जो भवन सदन था, जी, शब्दावली भी आप ऐसी लाते हैं कि जो मन को भाए। जी। आपका बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद। आप ऐसे ही बार-बार परमात्मा के सुंदर से घर में आते रहें। साथ में मिलकर हम एक स्वर्णिम दुनिया का ये श्रेष्ठ कार्य मिल कर के करते रहें। इन शुभ आशाओं के साथ बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। ओम शांति, मैं नमस्ते। उन्हें जिन बहुआयामी मानव जीवन के मूल्यों को आपने स्वास्थ्य नहीं छोड़ा, आपने पर्यावरण नहीं छोड़ा, जी, मन के जीवन के विकार नहीं छोड़ा, ट्रांसपोर्ट ट्रैवल नहीं छोड़ा। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इस प्लेटफ़ॉर्म में जी, ब्रह्मा कुमारी प्रजापति ईश्वरी विश्वविद्यालय में वो सारी चीज़ मन के जीवन की जो श्रृंखला होती है सबको संजोया है। मैं दिल की गहराई से अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ और उस नारी मातृ शक्ति का भी मैं बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। उन्हें परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमन करता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, कितने सुंदर श्रेष्ठ विचार थे। स्वर्णिम भारत के लिए कितने श्रेष्ठ भाई साहब ने हमें कहा। विशेष 2-3 बातें जो हम सबको अपने दिलो-दिमाग में, अपने ज़हन में उतारना है, वो ये है कि धनार्जन तो सब मनुष्य करता है, लेकिन मन अर्जन करना, मैं आराम नहीं करता, लेकिन दूसरों को आराम देता हूँ। और स्वच्छ और स्वस्थ भारत की प्रेरणाएँ लेकर के हम सब आज से ये भारत का स्वर्णिम भारत का सपने को लेकर के हम यहाँ से आगे बढ़ते जाएँगे। एक मुलाकात के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।